हेलो दोस्तों, रौनक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। समकालीन भारत सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 इसमें संसाधन और विकास के बारे में मैंने आगे वाले वीडियो में बताया है। पूरा उस पार्ट को एनालाइज करके बताया है, परंतु आज हम इसके 10-12 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में बताते हैं और कैसे अपने को उत्तर लिखना है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे हम उसका उत्तर दें ताकि हमारे नंबर जो 18 नंबर का पेपर होता है उसमें से पूरे नंबर हमारे आ जाए। चले आइए प्रथम क्वेश्चन शुरू करते हैं। संसाधन से हमारा क्या तात्पर्य है? तो मैंने समझाया है कि संसाधन से हमारा क्या तात्पर्य है। पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी वस्तु जो मानव आवश्यकताओं को पूरी करे, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? संसाधन। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि संसाधन से हमारा क्या तात्पर्य, तो हमारा उत्तर ऐसा होना चाहिए ताकि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। आगे वाला क्वेश्चन से जैव व अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जीव का अंश विद्यमान है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे है, मानव है, ये सभी किस में आएंगे? जैव संसाधन में आएंगे। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जीव का अंश विद्यमान नहीं है उन्हें अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टान है, जो है मतलब निर्जीव जो है वो अजैव संसाधन में आएंगे। आगे वाला क्वेश्चन से नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? बहुत बार आपके 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो समझिए, नवीकरणीय ऐसे संसाधन जिनका एक बार हम प्रयोग कर लेवे और उसका पुनः उपयोग करना संभव है, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का जैसे दिन में उपयोग किया फिर वापस दूसरे दिन उसका उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, पवन चलती रहेगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जिसका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः उपयोग करना संभव हो, पुनः उपयोग में लिए जा सके, उसको नवीकरणीय कहेंगे। और ऐसे संसाधन जिसमें एक बार प्रयोग करने के बाद में पुनः प्रयोग करना संभव नहीं है उनको अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। इसमें महत्वपूर्ण क्या रहेगा? कभी इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। तो ये जो परिभाषा है इसको अंतर में लगा दीजिए, आपका प्रश्न सही होगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ऐसा संसाधन जिस पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार हो वो व्यक्तिगत संसाधन होगा, जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो वो सामुदायिक हो गया, जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो राष्ट्रीय हो गया, और जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सतत पोषणीय विकास से आपका क्या तात्पर्य है? तो आपका उत्तर होना चाहिए ऐसा विकास जो वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की भावी पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। वर्तमान की परिस्थितियों को और भविष्य की भावी पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए किए जावे, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। संसाधन में नियोजन क्यों आवश्यक है? हमें पता है कि संसाधन का संतुलित विकास और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उनका नियोजन करना आवश्यक है, क्योंकि कई प्रदेश है वो संसाधन संपन्न होते हैं और कई प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पे संसाधन का अभाव होता है। अतः हमें संसाधन का नियोजन करना आवश्यक है। नियोजन क्यों आवश्यक है, इसका तो उत्तर ये होना चाहिए। जबकि आपका प्रश्न यदि ऐसा आ जाए कि भारत में नियोजन को समझाओ, तो इसका आगे वाला क्वेश्चन होना चाहिए। भारत में नियोजन है, सबसे पहले हम ये नियोजन की प्रक्रिया कठिन है। सबसे पहले हम विभिन्न प्रदेश में संसाधनों की पहचान करेंगे और एक उसकी तालिका बनाएंगे। पहचान करके एक क्या बनाएंगे? तालिका। फिर विकास के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करेंगे। किसके विकास के लिए? संसाधन के विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करेंगे। फिर संसाधन विकास योजना बनाएंगे और उस विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ये 3 सोपान से हम संसाधन का नियोजन करेंगे। कहाँ पे करेंगे? भारत में। संसाधन के संबंध में महात्मा गांधी जी के क्या विचार रहे हैं? कभी सीधा सा प्रश्न पूछा तो नहीं गया है, परंतु पूछा जाए तो अपने को उत्तर ये लिखना है। गांधी जी ने कहा था,
हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसकी लालसा की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। यदि हम व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, परंतु उसकी लालसा की संतुष्टि के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है, पेट भरने के लिए तो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में, परंतु पेट ही भरने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि उपयोग का वर्णन कीजिए। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जीव सभी जैविक क्रिया इस भूमि पर करते हैं। मानव जीवन, प्राकृतिक वनस्पति विकास का महत्वपूर्ण जो आधार है वही भूमि है। और भूमि उपयोग मानव भूमि का विभिन्न कार्यों में उपयोग करता है, जैसे इमारत बनाने में करता है, उद्यान स्थापित करने में करता है, उद्योग लगाने में करता है, बागान बनाने में करता है, पशुओं को चराने में करता है। तो ये सभी प्रकार से क्या हो गया? भूमि उपयोग हो गया। एक प्रश्न और है महत्वपूर्ण, शुद्ध बोया गया क्षेत्र से हमारा क्या तात्पर्य है? वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष पहले फसलें उगाई व काटी जाती है। यहाँ पे नहीं लिखा है, मिस प्रिंट है, आप लिख लेना। वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष है वो फसलें उगाई व काटी जाती है उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। 12वां क्वेश्चन से, भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि इतने प्रतिशत भाग पर वन नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए भूमि निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है और इसके संरक्षण के उपाय बताओ। भूमि निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है? भूमि की उत्पादकता व गुणवत्ता में कमी आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। फिर इसके कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण क्यों होता है? उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता में कमी क्यों आती है? अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक पशुचारण के कारण, वन उन्मूलन के कारण, भूमि का लवणीय व क्षारीय होने के कारण और अत्यधिक खनन के कारण, ये सभी इसके कारण हो गए। किसके? भूमि निम्नीकरण के कारण, भूमि की उत्पादकता और भूमि की गुणवत्ता में कमी आने के कारण। और फिर आगे है, हम इसको रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो हम इसको रोकने के लिए वनारोपण कर सकते हैं, चारागाह का उचित प्रबंध कर सकते हैं, पेड़ों की रक्षक मेखला बना सकते हैं, और फिर पशुचारण पर नियंत्रण कर सकते हैं। आगे बंजर भूमि पर नियंत्रण करना और खनन पर क्या करना? नियंत्रण। इन सभी प्रयास से हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है और इसके रोकने के उपाय आपको एज इट इज प्रश्न बोर्ड की कॉपी में लिखना है, अच्छे नंबर मिलेंगे। 14वां क्वेश्चन से, भारतीय मिट्टी के प्रकार बताओ। भारतीय मिट्टी के 6 प्रकार है। भारतीय मृदा के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है, अब इसमें कभी क्वेश्चन जलोढ़ मृदा का भी पूछे, कभी काली मृदा का भी पूछे, तो मैंने 6 प्रकारों का एनालाइज करके आपको बताया है। तो चलिए 6 प्रकार। जलोढ़ प्रकार, जलोढ़ मिट्टी, यह सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। उत्तर का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और हिमालय से आने वाली जो 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। और उत्तर का मैदान है जो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, उसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर, एक खादर। जो बांगर है उसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। इसमें जो कंकड़ होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि खादर है वो नवीन जलोढ़ कहलाती है। इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो महीन होते हैं, पतले होते हैं। आगे है काली मिट्टी, काली मृदा, यह मिट्टी रेगर मिट्टी भी कहलाती है और कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कपास का होता है। दक्कन के पठार के उत्तर और पश्चिम भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश में यह मिट्टी पाई जाती है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में उसने पूछा कि रेगर मृदा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए काली मिट्टी। यहाँ पे कली लिखा है, आप इस मिसप्रिंट को सुधार देना, काली मिट्टी। कपास की मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। और ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है कि काली मिट्टी किन 3 राज्यों में ज्यादा पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश। आगे है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी यह रवेदार आग्नेय चट्टान में पाई जाती है और मिट्टी का रंग लाल लोह तत्व के कारण और पीला जल योजन की क्षमता के कारण इसका रंग पीला होता है। आगे वाला क्वेश्चन मिट्टी का प्रकार है लैटेराइट मिट्टी।
लेटेराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा के लेटर से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है ईंट। कहने का मतलब ये है कि लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट मृदा होती है, वो ईंट के समान दिखती है। किसके समान दिखती है? ईंट के समान दिखती है। और यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा अम्लीय भी होती है। आपको किसी भी अलग से भी प्रश्न पूछे कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, काली मृदा किसे कहते हैं, तो यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। आगे वाली मिट्टी का प्रकार है मरुस्थलीय मिट्टी। इसका रंग लाल व भूरा होता है, रेतीली और अम्लीय होती है और इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। इसका उदाहरण देखना है तो थार का मरुस्थल जो हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में है, यह इसका एक सटीक उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन से वन मिट्टी। वन मिट्टी यह पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा वन भी पाए जाते हैं और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा अपरदन होता है। अब मान लीजिए प्रश्न आए कि सबसे ज्यादा अपरदन कौन सी मिट्टी में होता है, तो वन की मिट्टी में, क्योंकि ढालूनुमा होती है, बारिश होती है तो वो अपने साथ में मिट्टी के कण नीचे लेके आती है। और अब एक भूमि निम्नीकरण के बारे में बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न, मृदा अपरदन के क्या कारण है, इसके संरक्षण के उपाय बताओ। तो जो भूमि निम्नीकरण के कारण है वो मृदा अपरदन के भी कारण है और वो उसके भी संरक्षण के उपाय दोनों के समान ही है। तो आप चाहो तो कोई भी एक प्रश्न देख लेना, परंतु देखिए इसको भी देखते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है उस ऊपरी परत का क्या करना, हटना, मृदा अपरदन कहलाता है। यह प्राकृतिक कारणों से भी होती है और मानवीय कारण से भी होती है, जैसे पशुचारण, खनन, ये तो मानवीय कारण हो गए, परंतु अत्यधिक वर्षा, पवन, हिमनद और जल ये कौन से कारण हो गए? प्राकृतिक कारण। तो इन सभी कारणों से मिट्टी की ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। और इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? वन रोपण करेंगे, पशुचारण पर नियंत्रण करेंगे, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाएंगे। फिर आपके पाठ के पीछे के महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शनल टाइप में है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। आप देख लेना, 4 ऑप्शन है, परंतु मैंने इस उत्तर को ही बताया है। सीढ़ीदार खेती कहाँ पे की जाती है? उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। 3 राज्यों के नाम बताओ जहाँ पे काली मिट्टी है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश। अब इसमें एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन से पठार में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए दक्कन का पठार, इसका उत्तर और पश्चिमी भाग। पूर्वी तट पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उसकी 3 विशेषता बताओ। तो पूर्वी तट पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी की मैंने विशेषता आगे बता दी है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण है, हिमालय की 3 नदियां मिलकर इसका निर्माण करती है। आयु के आधार पर ये 2 भागों में बांटी जाती है, खादर और बांगर। और फिर एक और विशेषता हमने देखी है इसके कि इसमें सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन होता है, इसलिए इसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं। 20वां प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करेंगे? सीढ़ीदार खेती करेंगे और वृक्ष की मेखला बनानी चाहिए। और इसी के साथ में ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अपना चैप्टर समाप्त होता है। अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, साझा कीजिए और उनको भी बताइए। धन्यवाद।